हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। मैं वैभवी तिवारी स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी और मेरा नेक्स्ट टॉपिक है एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। मतलब एबनॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कितने होते हैं, हम इसके आगे आपको बताएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। दोस्तों, ये याद रखिए, ये हमारा जो टॉपिक है ये वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम देखिए हमने इंपॉर्टेंट लगा रखा है। ये आप भी इसको ध्यान दीजिएगा और हमें इसको पढ़ के जाइएगा बोर्ड में। आइए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ फॉल्ट ऑन सिस्टम स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी को बताते हैं। स्टेबिलिटी, किसी इलेक्ट्रिकल पावर का स्थायित्व उस सिस्टम की फॉल्ट करंट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जो हमारा स्थायित्व स्टेबिलिटी है वह हमारे फॉल्ट करंट के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा सिस्टम की फॉल्ट करंट उस वैल्यू सिस्टम की फॉल्ट प्रदोषी पार्श्व की प्रतिबाधा, मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इम्पीडेंस ऑफ फॉल्ट शंट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये जो हमारा फॉल्ट करंट है ये उसके सिस्टम के मान के फॉल्टी मतलब इम्पीडेंस ऑफ फॉल्ट शंट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके आगे मेरा फार्मूला बनता है, इससे हम इसमें फार्मूले में समझेंगे। स्टेबिलिटी हमारा जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, फॉल्टी करंट के। जो हमारे फॉल्ट करंट है इसको हम किससे व्यक्त करते हैं, IF से। तो हमारा जो स्टेबिलिटी है दोस्तों ये हमारा व्युत्क्रमानुपाती होता है फॉल्ट करंट के, और जो हमारा फॉल्ट करंट होता है मतलब IF, यह व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, इम्पीडेंस फॉल्ट शंट के, मतलब पार्श्व की प्रतिबाधा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन दोनों को मिला के मेरा होता है क्या, स्टेबिलिटी व्युत्क्रमानुपाती होता है IF के, और IF व्युत्क्रमानुपाती होता है ZF, मतलब इज प्रोपोर्शनल टू ZF के। यहाँ तक समझे दोस्तों। इसके आगे है मेरा रिलायबिलिटी। किसी विद्युत शक्ति प्रणाली के अंतर्गत उस सिस्टम की रिलायबिलिटी उस सिस्टम की स्टेबिलिटी के समानुपाती होता है। मतलब दोस्तों क्या है, जो हमारी विश्वसनीयता है, मेरा जो रिलायबिलिटी है वह स्थायित्व मतलब स्टेबिलिटी के क्या होता है, समानुपाती होता है। फार्मूला है इसमें दोस्तों, रिलायबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। मतलब जो हमारा रिलायबिलिटी है वह प्रोपोर्शनल है किसके, स्टेबिलिटी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यह हमारा जो स्टेबिलिटी है यह व्युत्क्रमानुपाती है किसके, फॉल्टी करंट के, और यही फॉल्टी करंट व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, Z के। तो समझे दोस्तों, ये हमारी रिलायबिलिटी है इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, और जो हमारी स्टेबिलिटी है वह IF के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और जो IF है वह Z के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें हम देखते हैं, अतः इससे स्पष्ट है कि किसी शक्ति की स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी उतनी ही होगी जितनी उसकी फॉल्ट करंट कम होगी या उतनी प्रदोषी पार्श्व प्रतिबाधा का मान ज्यादा होगा। आइए दोस्तों इसमें समझते हैं हम। जो हमारा फॉल्ट है ये रिलायबिलिटी हम फार्मूले से समझेंगे। पता है दोस्तों, फार्मूले से याद रहा, अगर समझ लिए हम तो हम कहीं भी फार्मूले से अगर लिख रहे हैं तो हम कहीं भी फार्मूला लिखिए और हम सब कुछ लिख सकते हैं। तो हम क्या बताएं, इससे स्पष्ट होता है किसी शक्ति प्रणाली की स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी उतनी ही अधिक होता है। मतलब क्या है, यह जो हमारा फॉल्ट करंट है, ये फॉल्ट करंट की वैल्यू क्या होती है, अगर हम फॉल्ट करंट वैल्यू को कम करेंगे, ये हमारा फॉल्ट करंट वैल्यू को कम करेंगे तो मेरी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो हमारी क्या बढ़ेगी, रिलायबिलिटी भी बढ़ेगी। और अगर हम IF का मान ज़्यादा हुआ, मतलब मेरा जो हमारा फॉल्टी करंट है इसका मान ज़्यादा हुआ तो हमारी स्टेबिलिटी कम होगी, और हमारी अगर स्टेबिलिटी कम हुई तो दोस्तों हमारी रिलायबिलिटी भी कम होगी, और इसका मतलब रिलायबिलिटी भी कम होगी। आइए इसके आगे देखते हैं दोस्तों हम। इसका उल्टा भी हो सकता है, इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी उतनी ही कम होगी जितना धारा का मान अधिक या प्रतिबाधा का मान कम होगा। मतलब प्रतिबाधा क्या है मेरा, Z इसमें है ना, हमने बता रखा है फार्मूले में ये Z। इसका मतलब है दोस्तों, जितना मेरा Z अधिक होगा
ये मेरा जेड प्रतिबाधा, जितना मेरा जेड अधिक होगा स्टेबिलिटी अधिक होगी। मतलब ये जो मेरा स्थायित्व है, जेड का मान अधिक होगा तो मेरी स्थायित्व भी क्या होगी, अधिक होगी। और अगर स्टेबिलिटी अधिक हुई तो रिलायबिलिटी भी मेरे दोस्तों अधिक होगी। समझे दोस्तों? अगर आप इस फार्मूले को समझ गए हैं तो आप स्टेबिलिटी के बारे में अपने से लिख सकते हैं, इसमें आपको कहीं कोई जरूरत नहीं है। इसके आगे चलते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रदोषों में इनकी फॉल्ट करंट में रिलेशन, ये जो हमारा फॉल्ट करंट है इसमें रिलेशन देखते हैं। ओवरलोड, ओएल का मतलब क्या होता है, ओवरलोड। ओवरलोड की कंडीशन में हमारा करंट फ्लो हो रही है, ये मतलब आईएफ, ये हमारा जो करंट फ्लो हो रही है, ये लाइन जिसमें करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब समझो दोस्तों, ये जो मेरा ओएल है, ओवरलोड कंडीशन के कारण मेरा जो करंट फ्लो हो रहा है ये, और एलजी मतलब लाइन टू ग्राउंड के कारण जो मेरा ये करंट फ्लो हो रहा है आईएफ, लाइन टू लाइन मतलब एल का मतलब क्या होता है, लाइन टू लाइन, मतलब लाइन टू लाइन के कारण मेरा जो करंट फ्लो हो रहा है, एल टू एल मतलब एल जी मतलब लाइन टू लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन एंड ग्राउंड, मतलब क्या होता है, ग्राउंड के लाइन टू ग्राउंड, एल जी का के कारण जो मेरी करंट फ्लो हो रही है, और एल जी लाइन टू ग्राउंड के कारण जो मेरा ये करंट फ्लो हो रहा है। और मेरा लास्ट है लाइन टू लाइन, मतलब ये जो मेरा करंट है ये बहुत हाई होता है। इसको अगर आप वीडियो ख़त्म होने के बाद आप गूगल पे डालेंगे तो ये मेरा बहुत ही हार्ड करंट, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें करंट फ्लो होती है, लाइन टू लाइन। इसमें मतलब अगर झटके लगे तो भाई इसे कोई बचा नहीं सकता है। इसके बाद में इसको हम पढ़ते हैं, इसके आगे हम समझते हैं। अतः उपरोक्त संबंध से यह ज्ञात होता है कि, मतलब इससे मेरा जो संबंध है इससे स्पष्ट होता है कि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में ओवरलोड फॉल्ट की कंडीशन में सिस्टम की स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी सबसे अधिक होगी। इसका मतलब है दोस्तों, जो मेरा ये ओवरलोड करंट है, ये है ना ओवरलोड कंडीशन में आईएफ का मान सबसे कम होगा। मतलब आईएफ का ये जो ओवरलोड करंट है इसमें आईएफ का मान, ये इसका मतलब क्या होता है, अधिक। इस चिन्ह का मतलब होता है अधिक, मतलब इसमें सबसे कम किसका मान है, ओवरलोड का मान सबसे कम होगा, जिससे हमारी स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी अधिक होगी। तो समझे दोस्तों, रिलायबिलिटी सबसे अधिक होगी, यही बताया ना, क्योंकि इसमें फॉल्ट करंट सबसे कम है। इसमें अगर फॉल्ट करंट कम होगा तो स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी मेरी अधिक होगी, जबकि लाइन टू लाइन फॉल्ट की स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी सबसे कम होगी, क्योंकि इस कंडीशन में फॉल्ट करंट का मान सबसे हाई होता है। मतलब ये जो मेरा फॉल्ट करंट है आईएफ, इसका मान सबसे हाई अधिक होगा, तो ये मेरा जो लाइन टू लाइन है, ये हम बताया ना एल, इसमें स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी का मान क्या होगा, सबसे कम होगा। दोस्तों यहाँ तक आप समझ चुके हैं। इसके आगे मेरा अगला टॉपिक है एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, जिसके बारे में हमने आपको बताया दोस्तों कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरा एबनॉर्मल कंडीशन, जिसको समझना मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट सिस्टम में, मतलब कि इंसुलेशन, पढ़ते हैं इसके बारे में। समान स्थिति से भिन्न वे स्थितियां जो विद्युत शक्ति प्रणाली में विद्युत रोधन के असफल हुए बगैर ही उत्पन्न होती हैं। इसका मतलब है दोस्तों, मेरा ये जो विद्युत शक्ति प्रणाली है, जो मेरा इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम है, इसमें इंसुलेशन जो हमारा ये है विद्युत रोधन के असफल हुए बगैर, मतलब इंसुलेशन के खराब हुए बगैर ही, खराब हुए बगैर ही फॉल्ट मेरा जो उत्पन्न होता है, तथा सतत कायम रहने पर विद्युत शक्ति प्रणाली में घातक दोष उत्पन्न करती है। घातक दोष का क्या है दोस्तों, मेरा वही दो फॉल्ट जो उत्पन्न होता है एबनॉर्मल कंडीशन कहलाती है। इसमें है कुछ नहीं दोस्तों, बस बहुत इसमें ज़्यादा समझना नहीं है, बस इसके आप डिफिनीशन को ध्यान दे दीजिए बस। तो आइए इसमें देखते हैं, इसमें आगे इसके एबनॉर्मल कंडीशन के कारण मेरा क्या क्या फॉल्ट होते हैं वो देखते हैं, या निम्न है। मेरा फर्स्ट है ओवरलोड एंड अंडरलोड कंडीशन। मेरा फर्स्ट क्या है, ओवरलोड एंड अंडरलोड कंडीशन। इसको हम ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ओवरलोड का मतलब है हम किसी भी मोटर का लोड बढ़ा दे तो इसके कारण मेरा फॉल्ट जो उत्पन्न होता है
मतलब भाई इसके कारण मेरा फॉल्ट उत्पन्न होगा, तब भी हमें प्रॉब्लम होगी। समझे दोस्तों। इसके आगे है मेरा सेकंड, ओवर करंट एंड अंडर करंट कंडीशन। मतलब क्या है दोस्तों, ओवर करंट का मतलब है ज्यादा धारा प्रवाहित हो या कम धारा प्रवाहित हो। मतलब जैसे भाई मेरा अगर किसी मोटर में ज्यादा अधिक धारा प्रवाहित हो या कम धारा प्रवाहित हो, तब भी तो मेरा प्रॉब्लम, तब भी तो हमें ही दिक्कत होगी ना, मेरा ही नुकसान होगा भाई। आगे है तीसरा, ओवर पावर फैक्टर। मतलब पावर फैक्टर क्या हो, अधिक हो। एंड अंडर पावर फैक्टर कंडीशन, पीएफ का मतलब पावर फैक्टर, दोनों हमने शॉर्ट में लिखा है, आप लिख सकते हैं पावर फैक्टर कंडीशन। पावर फैक्टर ज्यादा हुई तब भी दिक्कत और कम हुई तब भी दिक्कत। मतलब पावर फैक्टर को हमें नॉर्मल कंडीशन पे मेंटेन रखना चाहिए, ना तो अधिक हो ना तो कम हो, हमें उसे नॉर्मल कंडीशन पे मेंटेन रखना चाहिए। एंड चौथा है मेरा ओवर फ्रीक्वेंसी एंड अंडर फ्रीक्वेंसी कंडीशन। मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है, आवृत्ति, और आवृत्ति क्या है वो तो हमने पढ़ा है। एक सेकंड में कंपनों की संख्या को क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। अगर आवृत्ति ज़्यादा या कम हो तो हमें दिक्कत होती है। जैसे इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। मतलब 50 हर्ट्ज में हम यूज करते हैं ना, फ्रीक्वेंसी मेरा कितना है, 50 हर्ट्ज। बल्कि यही यूएसए का मेरा है फ्रीक्वेंसी, यूएसए का 60 हर्ट्ज यूज करते हैं। तो हम हर जगह मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। आइए पांचवा समझते हैं, टेम्परेचर राइज कंडीशन। मतलब क्या है, लोड बढ़ाने पर मेरा ताप बढ़ सकता है, जिसके कारण हमारा अगर भाई टेम्परेचर बढ़ा तो हमारा लोड भी बढ़ेगा। सॉरी दोस्तों, लोड नहीं, मतलब अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा, मेरा ताप बढ़ा, तो भाई उससे क्या होगा, मेरा इंटरनल फॉल्ट होगा। आगे है मेरा ये इनस्टेबिलिटी कंडीशन। मतलब क्या है, इनस्टेबिलिटी कंडीशन मतलब समझते हैं असमान स्थायित्व। मतलब समान ना हो, हमारा असमान वो स्थायित्व हो, तो इसमें भी हमारा क्या होता है, फॉल्ट करंट, मेरा नुकसान होता है भाई। जैसे हमारा सामान्य नहीं, असमान स्थायित्व है, तो ये हमारा इसमें भी फॉल्ट, मेरा नुकसान होता है। अथवा अगला है मेरा पावर, भैया पावर स्विंग कंडीशन। पावर स्विंग कंडीशन का मतलब समझते हैं दोस्तों, हमारे घर में जो सप्लाई आती है, कभी कभी आप देखते हो भाई, कभी ज़्यादा सप्लाई आई, कभी कम सप्लाई आई। मतलब होता नहीं, जैसे किसी दिन लाइट ज़्यादा आ गई, किसी दिन लाइट हमारी कम आती है, तो उसे हम स्विंग बोलते हैं। मतलब उससे हमारी स्विंग की प्रॉब्लम होती है, कभी लाइट ज़्यादा आई कभी लाइट, तो इससे हमारा इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा से ज़्यादा खराब होता है। अगला है मेरा रिवर्स पावर फ्लो कंडीशन। मेरा रिवर्स मतलब यह रेलवे में यूज होता है। इसमें यह हम रिवर्स पावर जो होता है, ये हमारे रेलवे में होता है। तो वहाँ भी जो हमारा मतलब इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के कारण मेरा जो नुकसान होता है, वह रिवर्स पावर फ्लो कंडीशन के कारण होता है। आगे है मेरा फेज एंगल कंडीशन। फेज एंगल कंडीशन का मतलब समझते हैं दोस्तों, ये देखते हैं, ये तो मेरा फेज एंगल बनेगा। ये हम इसको RYB पढ़े होंगे भाई, ये मेरा RYB। ये जो एंगल बनता है, ये मेरा ये 120 अंश पे बनता नहीं है भाई, 120 अंश से, कोई 180 अंश पे कोण पे बनाता है। यह हमारा जो कंडीशन बनता है, यही मेरा क्या है, फेज एंगल चेंज कंडीशन। मतलब हम चेंज करेंगे, फेज एंगल को चेंज करेंगे ना, ये आप पढ़े होंगे मशीन में। इसके आगे है दोस्तों मेरा अनबैलेंस्ड लोड कंडीशन। मतलब क्या है, अनबैलेंस लोड कंडीशन का मतलब है लोड बहुत ज़्यादा हो, बैरी करने लगे, मेरा जो लोड है वह क्या हो, बैरी करने लगे, तो पावर कभी कम होती है कभी ज़्यादा होगी, जिससे हमारा इंटरनल फॉल्ट उत्पन्न होगा। मतलब क्या है दोस्तों, लोड अगर हमारा ज़्यादा हुआ या कम हुआ तो हमारा क्या होगा, वेरी करने लगा, जिससे हमारा इंटरनल फॉल्ट उत्पन्न होगा। आइए इसके आगे देखते हैं मेरा ओवर स्पीड कंडीशन ऑफ प्राइम मूवर एंड जनरेटर। और कभी कभी देखते हैं, जैसे दोस्तों जनरेटर है, इसको हम 500 आगे हम 600 RPM पे घुमाते हैं, तो इससे हमारा फॉल्ट उत्पन्न होता है। अगला है मेरा कंडीशन ऑफ लॉस ऑफ फील्ड एक्साइटेशन। मतलब क्या होता है, सेम वही होता है इसमें भाई, लोड के कारण मेरा फॉल्ट उत्पन्न होता है। अगला है मेरा ओवर हीटिंग कंडीशन ऑफ जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर। मतलब क्या है, ट्रांसफार्मर पर ज़्यादा लोड देने से मेरा हीट उत्पन्न होता है, जिससे हमारा फॉल्ट उत्पन्न होता है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। आपको मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू, दैट्स ऑल।